अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैंने लास्ट वीक यूएन का पार्ट 1 एंड करवा दिया था। 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए एंड उसी के साथ अल्लाह भला करे वो भी दिए थे। यानी कि चैप्टर मैंने पूरा पार्ट जो था वो रीड आउट तो नहीं करा था, मैंने उसके मीनिंग्स जो थे वो लिख दिए थे और उसी के साथ मैंने आपको पढ़ने को दिया था काम कि आप रीड आउट करके ये मैं जो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके आंसर जो है वो कर दिएगा। ऐसा ही है, कुछ बच्चों के आ गए थे, मोस्टली बच्चों के नहीं आए थे मेरे पास आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोग लेजी हैं, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं इस लेजीनेस को तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब पार्ट 2 स्टार्ट करना है मैंने। पेज नंबर जल्दी से 26 के ऊपर आ जाए। पेज नंबर 26 जल्दी से खोल लें। पेज नंबर 26 के ऊपर पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 स्टार्ट करना है। पार्ट 2 का अगर आप ये टैग लाइन पढ़ें, जो टैग लाइन मैंने लिखी हुई है, अगर इस टैग लाइन को आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा पार्ट 2 पूरा किस चीज के बारे में है और मेनली मोस्टली पार्ट 2 के अंदर क्या बात जो है वो डिस्कस करी गई है। सही है, पार्ट 2 को अगर आप अभी पढ़ लेते तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि पार्ट 2 में क्या बात करी गई है और क्या बताया गया है। अगर आप इस लाइन को पढ़ें, लाइन क्या कह रही है? पार्ट 2 फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑफ द पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द यूएन। तो समझ आ रहा है लाइन पढ़ के? ठीक है भाई, अच्छा, सॉरी फॉर डिले। अब पार्ट 2 का अगर आप टैग लाइन पढ़ते हैं तो पार्ट 2 किसके बारे में बता रहे हैं? जो स्ट्रक्चर एंड बॉडी इस पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी कि जिस के ऊपर ये पूरी फंक्शनल बॉडी बनी है वो इसके अंदर डिस्कस हो रहा है। सही है, यानी कि 1 2 3 4 वो ऐसे सेंट्रल एंड मेन पार्ट्स हैं जो डिस्कस हुए हैं। वो कौन कौन से हैं देखें। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट एंड चीफ ऑफिसर ऑफ यूएन। 4 चीजें डिस्कस हुई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट एंड चीफ ऑफिसर, जिसमें से 4 में से 2 में से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 में से 2 में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसा पार्ट है, 4 में से 2 में से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें से एक एमसीक्यू आता है। तो सिंपल सी एक चीज जो करनी है कि पेंसिल आप रेडी कर लें और मैं आपको मार्किंग भी करवाऊंगा साथ ही साथ इस चीज की। ठीक है भाई, अब जो चीज देखनी है समझनी है वो कुछ ऐसी। अब आपको देखना ये है, लेट अस सी हाउ यूएन इज ऑर्गेनाइज्ड। कह रहे हैं
तो यहाँ पर आ रहा है यूएन ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है। देखो मैंने जब आपको इसके स्टार्टिंग पार्ट पढ़ाए तो मैंने आपको एक चीज बताई थी और वो ये थी कि यूएन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनती वो कौन सी थी? यूनाइटेड नेशंस। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कब होती है? 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का खत्म हुई 1945 में। एंड जब ये खत्म होती है तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होती है तो उस टाइम यूनाइटेड नेशंस बनी। लेकिन यूनाइटेड नेशन से पहले भी तो दुनिया में एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और वो जो पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले बनी थी वो कौन सी थी? वो कौन सी थी जी? वो थी लीग ऑफ नेशंस। वो कौन सी थी? लीग ऑफ नेशंस। अब अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर 1 जब 1918 में खत्म होती है तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है लीग ऑफ नेशंस के नाम से। अब लीग ऑफ नेशंस भी इसी तरीके से बनी थी, उसकी भी सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसका भी जनरल असेंबली थी, उसका भी सेक्रेटेरिएट था, उसके भी चीफ ऑफिसर थे, सब चीजें ऐसी थी। लेकिन जब यूएन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई एंड यूनाइटेड नेशन बनी, तो यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी सारी चीजें बनाई। अब सिंपल सी बात है कि जनरल असेंबली क्या थी और जनरल असेंबली ने क्या करा। अगर आप बुक में देखते रहे, बुक में देखते रहे तो कह रहे हैं, एमसीक्यू भी है, अंडरलाइन करवाऊंगा चीजें, पेंसिल हाथ में रखिएगा, मार्किंग करनी है। एक मिनट है। कह रहे हैं अब अगर आप देखें तो लेट अस सी हाउ यूएन इज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखना ये है कि यूएन ऑर्गेनाइज कैसे हुई है एंड यूएन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बना है एग्जैक्टली, मेनली स्ट्रक्चर कैसे बना है उसका। अब स्ट्रक्चर में द पार्ट ए सेज द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन इज जनरल असेंबली। कि यूएन का सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन, यूएन का सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन जो था वो कौन सा है? जनरल असेंबली। अंडरलाइन करें, सेंट्रल, प्रिंसिपल ऑर्गन और जनरल असेंबली, यानी कि 3 ब्लैंक्स अंडरलाइन होंगी, सेंट्रल, प्रिंसिपल ऑर्गन और जनरल असेंबली। 3 ब्लैंक्स अंडरलाइन होंगी इसी पोर्शन के डाउनफॉल में। Where every member nation is represented. अब सिंपल सी एक बात समझ लो, 5 मेंबर्स थे इन द वेरी बिगिनिंग। वो 5 मेंबर्स कितने में गए? 15 में। वो 15 मेंबर से कितने हो गए? 51। वो 51 से आज कितने हैं? 192, 193 लोग कहते हैं, 192 एग्जैक्टली 193। वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है वो उसके अंदर। अब इस सिनेरियो में हर मेंबर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आप कभी इसी क्लास के रोक कर, क्योंकि तो वीडियो है ना, इसी क्लास को रोक कर या इसी क्लास के बाद गूगल खोलिएगा और गूगल के ऊपर लिखिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर आपको नजर आ जाएगी किस तरीके से वुडन कैबिन्स बनी हुई, कैबिन नहीं है, पोर्शन बने हुए अलग अलग, जहाँ पे फॉर इंस्टेंस एक पाकिस्तान है जहाँ पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ और उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, इंडिया के, नेपाल के, साउथ अफ्रीका के, कनाडा के, हर तरीके से हर कंट्री के जो है, जिसको आप नाम ले, जो यूएन का चार्टर एग्री करती है, 26 जुलाई वाला जो चार्टर एग्री करती है, उस चार्टर के अकॉर्डिंग जितने मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एक कंट्री अपने कितने मेंबर भेज सकती है? एक कंट्री अपने कितने मेंबर भेज सकती है? अब एक कंट्री अपने ज्यादा से ज्यादा 5 मेंबर भेज सकती है। कितने? 5 मेंबर, यानी कि एक कंट्री के 5 मेंबर वहां पे हो सकते हैं। एक कंट्री के 5 मेंबर्स वहां पे हो सकते हैं। जैसे कि इमेजिन कर लें पाकिस्तान के 5, इंडिया के 5, जस्ट इमेजिन करने को कह रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि पाकिस्तान के 5 ही हैं, इंडिया के 5 ही, नहीं, एक जनरल फिगर। अब अगर पाकिस्तान के 5 हैं और इंडिया के 5 हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके जितने ज्यादा मेंबर्स वो उतनी ज्यादा वोट डाल सकता है, नहीं। ये मेंबर्स होते क्यों हैं? क्योंकि कोई भी बात अगर यूएन के अंदर आती है डिस्कशन पैनल के पास, तो डिस्कशन पैनल इसको हर मुल्क के सामने रखता है, हर मुल्क अपने एंगल के हिसाब से उस चीज को देखता है और उस चीज को फिर इवेल्युएट करने के बाद जो उसके ऊपर
कमेंट करता है या अपना व्यू देता है, सही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के पास आया तो पाकिस्तान के भले से 1 मेंबर हो या 10 मेंबर हो या 1 लाख मेंबर हो, वो सारों को एक ही चीज के ऊपर एग्री करके अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आया, पाकिस्तान के मेंबर्स के पास नहीं आया। पाकिस्तान का एक वोट है। वोट किसका काउंट होता है? कंट्री का होता है, वोट मेंबर का काउंट नहीं होता। मेंबर 5 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन वोट वोट हमेशा एक रहता है। वोट हमेशा एक रहता है। वोट उसी का होता है जिस कंट्री के लिए। अब अगर पाकिस्तान का 1 मेंबर है तो वो अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि वो खुद ही एग्री करेगा उस चीज से, जो भी उसका डिसीजन है, और उसके ऊपर बात करेगा। अब अगर ज्यादा मेंबर होंगे, इसका मतलब क्या? वो कंट्री के वो 5 या 4 या 2 या 3 जितने भी मेंबर तो वो चीज को देखेंगे, उस चीज के ऊपर उस हिसाब से इवेल्युएशन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और उसके बाद उसका रिजल्ट देंगे। सही है? चीज समझ आ रही है? यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है ये, कि कभी भी ये फिगर बाद में रखें दिमाग में कि कंट्री का वोट काउंट होता है जनरल असेंबली के अंदर, नेशन का वोट काउंट होता है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका वोट काउंट नहीं होता। यानी कि वो कंट्री की तरफ से वोट डालते हैं। मुल्क एक है, वोट एक है। अब मुल्क के अगर रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है तो वो मुल्क का मसला उसने ज्यादा भेजे हुए हैं, 5 भेज सकते हैं। उन पांचों को एक ही बात के ऊपर एग्री करना है, और अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो भी पांचों की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और अगर एग्री कर रहे हैं तो भी पांचों की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, नहीं, कंट्री का वोट एक होना चाहिए साइमल्टेनियस। कहते हैं ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली। 5 रिप्रेजेंटेटिव को अंडरलाइन करें, एक एमसीक्यू बना। बट ईच मेंबर हैज ओनली 1 वोट। 5 मेंबर भेज तो सकता है, लेकिन एक कंट्री का सिर्फ 1 वोट होता है। ये बात याद रखने वाली है, सही है। कहते हैं द जनरल असेंबली may consider any question related to the advancement of happiness and justice in the world. It elects its own president at each sitting. Besides 6 main committees of its usual work, committee of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sitting of the assembly. फटाफट इसको रीड करें। अच्छा जी, रीड कर लिया। मुझे उम्मीद है कोई क्वेश्चन तो नहीं आया होगा। चले क्या, अब आ जाए सिक्योरिटी काउंसिल पे। अब आ जाए सिक्योरिटी काउंसिल पे कि सिक्योरिटी काउंसिल कौन है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम जो है वो क्या है। अब कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स। यहाँ पे बातें जो वो लिखने वाली आ गई कुछ मेरे। अब आती है बात किसकी, सिक्योरिटी काउंसिल की। याद रखें सिक्योरिटी काउंसिल कितनी है, 15 मेंबर्स के ऊपर बनती है। जनरल असेंबली के अंदर तमाम कंट्री के मेंबर्स हैं, सही है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल कितने पे बनती है, 15 मेंबर्स के ऊपर। ये 15 मेंबर्स जो है वो कौन है, 15 कंट्रीज हैं। ये 15 लोग नहीं है, 15 मुल्क हैं जिसके अंदर ये डिवाइडेड है। सिक्योरिटी काउंसिल इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से ग्रुप है भाई? नंबर 1 है परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स। कितने कितने? परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5, जिन्होंने यूएन बनाया था, यानी कि यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस,
रशिया। कितने? 5 मेंबर हैं, बाकी जो कितने बचे? 10। ये क्या होते रहते हैं? 2 ईयर प्रोग्राम पे आते हैं और हर 2 साल के बाद जो वो चेंज होते रहते हैं। सही है भाई, ताकि सबको नजर आए। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि जनरल असेंबली सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई आपकी भी सुनी जाती है, असल में चलाता कौन है यूएन को? सिक्योरिटी काउंसिल चलाती है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी बाकी कंट्रीज को दिखाने के लिए कि नहीं भाई आपकी भी रिप्रेजेंटेशन है, तो उनको नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर आने देते हैं। 2-2 साल के बाद हर किसी को ना मौका दे देते कि हाँ भाई उसको भी पता चलता है कि वो है। लेकिन असल में चलती किनकी? इन 5 की चलती है। इन 5 के अलावा पूरी दुनिया में और किसी की नहीं चलती। यानी कि दुनिया में जो भी होता है, हो रहा है, वो ये 5 करवाते हैं। और इन 5 के अंदर भी सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस किसकी है? यूएसए की होती है। यानी कि यूएसए से हटके और ज्यादा कोई किसी के डिसीजन मैटर नहीं करते, ये 5 चलाते हैं। तो समझ जाएं, अगर आपसे कोई पूछे ना कभी कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दें कि यूएन को कौन चलाता है, तो आप कहेंगे भाई कि यूएन को सिक्योरिटी काउंसिल चलाती है और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर जो वो चलाते हैं बस। यानी कि एक तरीके से दुनिया को ये लोग चलाते हैं, इसके अलावा दुनिया को और कोई नहीं चलाता। मतलब इन्हीं की मर्जी से जो होता है वो दुनिया के अंदर। समझ आ रही मेरी बात? तो अगर अब आप ये पढ़ना स्टार्ट करें तो सारी समझ आ जाएगी मैंने क्या लिखा है। यानी कि मैंने क्या लिखा है मेरे बच्चे? मैंने लिखा है द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स, 5 ऑफ दीज आर परमानेंट मेंबर जो कि चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफ द अदर 10, 3 ईच ईयर आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म्स। सही है भाई? 5 परमानेंट है, 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं, और वो 10 जो है वो 2 साल के टाइम पीरियड पे आते हैं और चेंज हो जाते हैं। मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस हैव टू बी सपोर्टेड बाय एवरी 5 वन ऑफ दीज मेंबर्स। जो ये 5 है, जैसे कि मैंने भाई ये बात सुन लो सिंपल सी, अगर दुनिया में कोई फैसला होने जा रहा है तो वो यूएन के फैसले की वजह से होता है। मतलब यूएन के पास जब मैटर आता है ना तो इन 5 की एग्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे कि मैं बोल दूं, एक तरीके से समझ जाओ कि कल दुनिया में छुट्टी होगी। सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कल दुनिया में छुट्टी होगी, यूएसए का भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यूके की भी, चाइना की भी, फ्रांस की भी। अब अगर इन 5 में से किसी एक ने भी बोल दिया, जैसे इमेजिन करो चाइना ने बोल दिया नहीं भाई कल हम काम करेंगे, कल छुट्टी नहीं, तो वो मैटर माना ही नहीं जाएगा। इतनी अथॉरिटी है वो एक बंदे की भी। यानी कि इन 5 की इतनी चलती है, क्योंकि इन 5 के पास क्या है? एक पावर है जिसका नाम क्या है? वीटो। इस पावर का नाम क्या है? वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है? द राइट टू से नो। वीटो का मतलब क्या है? द राइट टू से नो। कहते हैं 5 इफ एनी वन ऑफ देम सेज नो टू एनी मैटर इट इज ड्रॉप फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट। उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, एटलीस्ट टाइम बिंग के लिए तो ड्रॉप कर दिया जाएगा। सही है भाई? ये 2 हो गए। अब यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको भी आंसर करके मुझे भेजना होगा। ये आ गया कि व्हाट इज जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, हाउ द बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों क्या है और दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है। ठीक हो गया?
ठीक है भाई, यहाँ तक हो गई ये बात डन। अब जैसे ये बात हो गई, अब अगला सी स्टार्ट होता है। अब जो है वो सिर्फ रीडिंग वाला मटेरियल है, कोई क्वेश्चन आंसर उसमें से नहीं आता, तो रीड करें। द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूएन इज सेक्रेटरी जनरल, ये अंडरलाइन करें। एमसीक्यू आ गया, मैंने कहा था ना दो, एक क्वेश्चन आएगा और एक एमसीक्यू आएगा, तो ये है वो एमसीक्यू। द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूएन इज सेक्रेटरी जनरल, चीफ ऑफिसर को अंडरलाइन करें और सेक्रेटरी जनरल को अंडरलाइन करें। सही है, कर लिया। ये एक एमसीक्यू याद रखिएगा, वो अक्सर एमसीक्यू में कंफ्यूज करते हैं, सेक्रेटरी जनरल की जगह जनरल सेक्रेटरी भी दे देते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अब आगे रीड करते रहे तो समझ आता रहेगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। फटाफट रीड करें इसको, चीज को मेरे साथ आगे आगे। क्या कह रहा हूँ मैं पढ़ने को? द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, ये करें सब। पार्ट सी खत्म करें रीडिंग करके। कर लिया। अब पार्ट सी जैसी खत्म कर लिया, फिर आ जाए पार्ट डी पे। पार्ट डी में लिखा हुआ देयर इज स्टाफ ऑफ अबाउट 3500 पीपल वर्किंग अंडर सेक्रेटरी जनरल इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं? 3500 एम्प्लॉय। इस चीज को अंडरलाइन करें, एमसीक्यू। सही है, कर लिया। और अब बाकी चीज को रीड आउट करते रहे। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो जैसे ही आप देखेंगे मुझे मैसेज कर दिएगा। कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत आसान सी बात लिखी हुई है, इसको खत्म करें जल्दी से। इसको रीड आउट कर लिएगा और ये जो एक क्वेश्चन मैंने दिया इसका मुझे आंसर करके बता दिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।